नताशा को वर्षा की बातों पर गुस्सा तो बड़ा आ रहा था, मगर वो कहते हैं ना कि गुस्सा करने से खुद का नुकसान हो जाता है। बस यही सेम चीज़ वो कर रही थी। ज़रा सी बात पर अपना टेम्पर ना लूज़ करके, वरना उसके गुस्से की वजह से तो उसकी भोली सी इमेज ख़राब ही हो जाएगी लावण्य के सामने, जो उसने इतनी मेहनत से बनाई है। उसका उतरा हुआ सा चेहरा देखकर वर्षा उससे बोली, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस कचरे के डिब्बे को विकी की लाइफ से बाहर निकाल कर फेंकने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ओके? मगर वर्षा ने जैसे ही उससे ये बात कही, नताशा का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। मगर अपने अंदर की खुशी को जाहिर ना करते हुए वो बोली, नहीं बुआ, अब जो होना था वो हो गया। अब विकी की लाइफ में उसकी लाइफ पार्टनर आ चुकी है। मैं किसी के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। नताशा ने जानबूझकर वर्षा से ऐसी बात कही ताकि जब वो अपना असल खेल खेलना शुरू करे और आहना उसे सबके सामने बार बार टारगेट करे, तब वर्षा उसका फेवर करते हुए सबसे यही कहे कि नताशा बहुत भोली है, बहुत सीधी है। वो विक्रम और आहना के बीच आने का कभी नहीं सोच सकती। कुल मिलाकर इस बार नताशा ने जाल ही कुछ इस तरह से बनाया हुआ था कि खुद उसके शुभ चिंतक जैसे कि वर्षा और कोमल उसके खिलाफ चाहकर भी कुछ बोल ना पाए, क्योंकि उनकी नज़रों में तो वो बेचारी होगी। खैर, उसका ये रूप देखकर तो वर्षा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या कहे, क्योंकि जितना वो नताशा को जानती है, वो उस तरह की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है जो आसानी से हार मान जाए। इनफैक्ट वो तो अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए हर हद पार करने को भी तैयार हो जाया करती है। फिर अब अचानक से उसका ऐसा बदला हुआ सा रूप देखकर तो वो भी हैरान थी। दूसरी तरफ कमरे में आहना और लावण्य थे। लावण्य के पूछने पर आहना ने उसे मुन्ना के बारे में वो सब बता दिया जो कुछ भी 2 महीने पहले उसके साथ हुआ था। मुन्ना की घिनौनी हरकत के बारे में जानने के बाद तो अब लावण्य को अपनी बेटी कोमल के लिए काफ़ी डर लग रहा था, मगर उसे आहना की भी काफ़ी चिंता सताई जा रही थी। लावण्य आहना को दिलासा दे रही थी इस बात का कि वो विक्रम की एब्सेंस में उसे कुछ नहीं होने देगी और ना ही उसे अकेले छोड़ेगी, मगर आहना जो थी वो मानने को राज़ी ही नहीं थी लावण्य की बात। विक्रम और बाकी सब के बारे में सोचते हुए आहना ने जिद पकड़ ली थी कि वो विक्रम और कोमल को बचाने के लिए मुन्ना के पास जाएगी, मगर उसके इस फैसले से लावण्य बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो आहना को स्ट्रिक्टली मना करते हुए बोली, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी तुम? विक्रम और बाकी सबको कैसे बचाना है वो मैं देख लूँगी, मगर तुम्हें मैं इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर लावण्य बेड से उठी, कमरे के बाहर चली गई, कमरे को बाहर से लॉक करके। विक्रम का रूम 2nd फ्लोर पर था, इसलिए आहना खिड़की से बाहर कूद कर जाने का भी नहीं सोच पा रही थी। वो किसी भी तरह विक्रम के पास पहुंचने के लिए तिकड़म लड़ाने लगी, मगर इस बार नताशा आहना से ज़्यादा फास्ट निकली। जितनी देर आहना विक्रम के पास पहुंचने का रास्ता खोजने लगी, उतनी देर में नताशा वर्षा और लावण्य की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से निकल गई। जाने से पहले उसने लावण्य और वर्षा से कहा कि वो रेस्ट करने के लिए अपने रूम में जा रही है, मगर असल में तो वो घर के बैकयार्ड से निकल कर भाग चुकी थी और उसे चोरी छिपे भागते हुए आहना अपने रूम की बालकनी से देख चुकी थी। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि जो नताशा ठीक से चल नहीं पा रही थी, वो ज़ख्मी हालत में इतनी एक्टिवली कैसे भाग पा रही थी। नताशा जिस तरह से छुपते छुपाते वहाँ से भागी, उससे तो आहना को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि वो ज़रूर लावण्य और वर्षा की नज़रों में हीरोइन बनने के लिए विक्रम के पास जा रही है, उसे बचाने के लिए। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और लावण्य फिर से रूम में एंटर हुई, हाथ में कॉफ़ी मग लेकर। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही आहना वापस रूम में आ गई और लावण्य से बोली, मम्मा, आपको पता है नताशा? मगर लावण्य ने उसकी बात पूरी भी नहीं सुनी और उसे एक कॉफ़ी मग थमाते हुए बोली, मुझे सब पता है नताशा के बारे में। लावण्य ने जैसे ही ये बात कही, आहना उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी, हैरान भरी नज़रों से, क्योंकि आहना ऐसा फील हुआ कि शायद लावण्य को नताशा के नाटक के बारे में पहले से ही पता है। मगर तभी लावण्य आगे बोली, काउच पर बैठते हुए, बचपन से जानती हूँ मैं नताशा को, बहुत ज़िद्दी है नताशा बचपन से ही। जो चीज़ वो एक बार ठान लेती है तो फिर वो उस चीज़ को हासिल करके ही रहती है, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका विक्रम और कोमल को बचाने जाने के लिए। लावण्य जब नताशा की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, तब आहना को अंदर ही अंदर जलन हो रही थी उससे।
मगर तभी लावण्य ने नताशा की तारीफ़ों के और ज़्यादा पुल बांधने शुरू कर दिए। वो नताशा पर गर्व करते हुए आहना से बोली, नताशा सच में बहुत बहादुर लड़की है। वो प्यारी सी बच्ची सच में इस परिवार को अपना मानती है। तभी तो अपने ज़ख्मों की परवाह ना करते हुए वो मुन्ना जैसे गुंडे से भी भिड़ने को तैयार हो गई। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। नताशा की तारीफ़ें सुन सुनकर तो ना आहना के कानों की जाली ही फटने लगी थी। आहना की पकड़ मग के हैंडल पर टाइट होने लगी थी, इसलिए लावण्य कुछ देर के लिए शांत हो गई, क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका था कि आहना नताशा के टॉपिक से अनकंफर्टेबल है, अनइंटरेस्टेड है। आहना के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए लावण्य ने अचानक विक्रम का चाइल्डहुड टॉपिक छेड़ दिया। अच्छा, तुम्हें पता है, जब विक्रम छोटा था ना, तो स्कूल ना जाने के अलग अलग बहाने ढूंढा करता था। कभी कहता था, मम्मा आज मुझे आपके साथ शॉपिंग पर जाना है। तो कभी कभी वह स्कूल में ही बहाने बना लिया करता था तबीयत खराब होने का, और 1 घंटे में ही स्कूल से वापस आ जाया करता था। विक्रम का टॉपिक छेड़ते ही आहना बैक टू नॉर्मल हो गई। अब उसे विक्रम के टॉपिक पर काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। वो बड़े इंटरेस्ट के साथ लावण्य से बोली, मम्मा विक्रम बचपन से ही इतने शातिर रहे हैं क्या? विक्रम के लिए शातिर शब्द सुनकर लावण्य आहना को कंफ्यूजिंग लुक देने लगी। तो आहना उसे अपनी बात का मतलब समझाने लगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कभी अपनी गलती ही नहीं मानते, मगर अगर उनकी गलती से मेरी ड्रेस पर सूप गिर जाता है तो वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि गलती मेरी है क्योंकि मैंने जानबूझकर अपनी ड्रेस वहाँ पर रखी होगी। इतनी नॉनसेंस बकवास करते हैं वो। अपना सिर पकड़ते हुए आहना लावण्य से बोली। तो लावण्य अजीब सा मुंह बनाते हुए आहना से बोली, क्या ऐसा वाकई रियल में हुआ है? तो आहना ने अपने होठ पिचकाकर मुंडी हाँ में हिलाई, जिसका मतलब ये था कि हाँ, सच में विक्रम ने आहना के साथ ऐसा किया था। आहना ने लावण्य को जब ये बताया कि विक्रम ने सच में इस तरह की हरकत करी है, तो वो ज़ोर से हंस पड़ी। लावण्य को हंसते हुए देख आहना को ये लगा कि शायद से उसने कोई जोक मारा है, इसलिए वो इतना हंस रही है। मगर अपनी हंसी को कंट्रोल कर लावण्य आहना से सॉरी कहते हुए बोली, सॉरी, मैं तुम पर नहीं हंस रही हूँ एक्चुअली। फिर वो अपनी जस्ट संभालते हुए फिर से हंसने लगी, मगर आहना उसे अभी भी कंफ्यूजिंग लुक्स ही दे रही थी। बेचारी भोली सी आहना को और ज़्यादा कंफ्यूज न करते हुए लावण्य ने किसी तरह उसे अपनी हंसी कंट्रोल करी और आहना को विक्रम के बचपन का एक और किस्सा सुनाने लगी। तुम्हें पता है, विक्रम ने तुम्हारे साथ ये सब जो किया है ना, वो कुछ नया नहीं है। उसकी बचपन से ही आदत है अपनी गलती ना मानने की, अपनी गलती का ठीकरा सामने वाले के सिर पर फोड़ डालना। ये सब वो बचपन से ही करता आया है, उसकी हॉबी है ये। अब तो आहना और भी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगी लावण्य के बताए किस्से को सुनकर, मगर उसके उस कंफ्यूज भरे चेहरे को अपनी सीधी हथेली से सहलाते हुए लावण्य बोली, तुम कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाती हो। फिर वो आगे बोली, पता है, विक्रम जब 5 साल का था ना, तब उसने अपने पापा की कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल में रखे सारे पेपर्स के प्लेन और बोर्ड बना दी थी। अब मैं और उसके पापा वो इंपॉर्टेंट फाइल्स पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे, मगर तभी उसका उड़ता वो प्लेन उसके पापा से जा टकराया। उन्होंने जब वो पेपर अनफोल्ड किया तो देखा कि विक्रम ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर डाला है। आहना, जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लावण्य की सारी बातें सुन रही थी, पूरे इंटरेस्ट के साथ वो उससे आगे बोली, तो फिर उनके पापा ने उन्हें मारा नहीं? उसके उस सवाल का जवाब देते हुए लावण्य बोली, आगे तो सुनो। विकी के पापा ने सख्ती के साथ उससे पूछना शुरू किया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो पता है, विकी ने बदले में अपने पिता को वही सेम जवाब दिया जो उसने तुम्हें दिया था। पापा, इसमें आपकी गलती है, आपको अपने शैतान बेटे के सामने अपनी फाइल नहीं रखनी चाहिए थी। ऐसा जवाब दिया उस नालायक लड़के ने अपने पापा को। विक्रम के बचपन का एक और नया मज़ेदार किस्सा सुनकर तो आहना एकदम तंग रह गई थी, मगर उसे हंसी भी काफ़ी आ रही थी वो किस्से सुनकर। खैर, आहना भले ही लावण्य को ये शो कर पा रही थी कि उसका ध्यान विक्रम के टॉपिक पर स्टिक है, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर विक्रम और बाकी सब की चिंता सताई जा रही थी। अब आहना एक बात तो बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि लावण्य उसे इतनी आसानी से तो घर के बाहर नहीं निकलने देगी, इसलिए उसने जल्दी से अपने मन में एक प्लान बनाया जिससे वो लावण्य की नज़रों से बचकर विक्रम के पास पहुंच सके, उसे और बाकी सबको सही सलामत घर वापस ला सके। आहना को अपने मन में आइडिया आ चुका था, इसलिए वो उपासियाँ लेते हुए लावण्य से बोली, मम्मा बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सो सकती हूँ? तो लावण्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया।
हिलाते हुए उससे कहा, हाँ बेटा, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, विकी की टेंशन बिल्कुल मत करो तुम, नताशा गई है ना उन्हें बचाने। एक बार फिर से लावण्य ने नताशा के गुणगान गाना शुरू कर दिया, मगर इस बार आहाना ने उसे अनसुना करने का नाटक किया और आंखें मूंद लेट गई। लावण्य को आहाना पर कहीं ना कहीं शक तो था कि वो घर से छुपा कर बाहर निकल सकती है, इसलिए रूम से बाहर निकलते ही उसने रूम को बाहर से लॉक कर दिया। आहाना को लगा कि शायद से अब उसका रास्ता एकदम साफ है, वो विक्रम और कोमल को बचाने के लिए जा सकती है। मगर वो जैसे ही दरवाजे को खोलने लगी, उसने देखा कि लावण्य तो उसे रूम में लॉक करके चली गई है। लावण्य की हरकत से आहाना को काफ़ी इरिटेशन हो गई। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर लावण्य उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। दूसरी तरफ नताशा थी। वो अब तक उस खंडर में पहुंच चुकी थी जहां उसने कोमल और बाकी सबको किडनैप करवा के रखा हुआ था। उसने सबसे पहले मुन्ना को फ़ोन किया और खंडर के पीछे वाले हिस्से में आने को कह दिया। मुन्ना इस वक्त अपने साथियों के साथ पत्ते खेलने में बिजी था, तभी उसको फ़ोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर मैडम जी शो मीन्स नताशा उसे कॉल कर रही थी, जिसका मतलब वो समझ चुका था कि वो खंडर पहुंच चुकी है और उसे बैकयार्ड में आने को कह रही है। मुन्ना ने एक नज़र अपनी आदमियों को देखा और उनसे बोला, अपुन अभी आता है, तुम लोग उन चारों पर नज़र रखना। इतना कहकर वो खंडर के बैकयार्ड में चला गया, जहाँ नताशा उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। मुन्ना नताशा के पीछे ही खड़ा था, तभी वो बिना पीछे मुड़े उससे बोली, तुम्हें पता है ना कि आगे तुम्हें क्या करना है? मुन्ना ने शातिर मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ जी मैडम जी, अपन को सब मालूम है। मगर अपने मन में बोला, इस चूहिया को तो ये मालूम ही नहीं है कि इसने अपन का कितना बड़ा काम आसान कर दिया है, मेरी बाबू तक पहुंचने का। ठीक है तो फिर तुम जाओ और अपना काम शुरू करो, बस ये ध्यान रखना कि तुम्हें मुझ पर जानबूझकर हमला नहीं करना है। मगर विक्रम और बाकी सबको यही लगना चाहिए कि तुम मुझे भी जान से मार दोगे। ऐसा करके उनके अंदर खौफ करना होगा। और फिर खुद से बोलिए, ऐसा करने से मेरा विक्रम अपनी सारी अटेंशन सिर्फ मुझे देगा। और खुशी से फिर वो झूमने लगी। मुन्ना नताशा से बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया, वापस खंडर के अंदर पहुँचते ही मुन्ना कोमल की तरफ बढ़ गया, क्योंकि असल में उसका अपना अलग प्लान चल रहा था कोमल को इंडोनेशिया भेजने का। इनफैक्ट अब तो उसकी लिस्ट में नताशा भी शामिल हो चुकी थी। अब उसने सोच लिया था कि वो कोमल के साथ साथ नताशा को भी भेज देगा। उन दोनों से उसे काफ़ी मुनाफा होने वाला था। बस यही सोचते हुए उसने अपने मन में अपने आदमियों को पहले ही समझा दिया था कि वो लोग नताशा के आते ही उसे भी बांध दे, कोमल और बाकी सब की तरह। कोमल के मुलायम गालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए मुन्ना बोला, अपनी आंखें मूंदते हुए, बाय गॉड की कसम, अपुन का दिल आ गया है रे तुझ पर। मगर तुझसे ज़्यादा सुंदर तो अपुन की बाबू है, इसलिए मैं तुझे अपना नहीं बना सकता। मगर तुझे बेचने से अपुन को कई बड़ा मुनाफा होगा। विक्रम सिंह रणावत, अब तू देख अपुन तुझे कैसे बर्बाद करता है। इतनी देर से विक्रम शांत बैठा था, किसी कारण से, क्योंकि उसने कुछ और प्लान किया हुआ था मुन्ना के लिए। वरना अपनी बहन और बीवी के लिए इतना घटिया शब्द सुनकर वो चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था। विक्रम ने तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया मुन्ना को, तेरी उल्टी गिनती शुरू कर दे तू, बहुत जल्द तेरी मौत नज़दीक आने वाली है। उसका इतना ही कहना था कि मुन्ना ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और विक्रम के मुंह पर जोरदार एक पंच दे मारा। इतने में नताशा वहां लंगड़ाते हुए पहुंच गई। नताशा को लगा कि सारा प्लान उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। उसके दिमाग में तो ये था कि जैसे जैसे उसने मुन्ना को समझाया है वो बिल्कुल वैसे ही करेगा। मगर वो सब तो असल में उसकी गलत फहमी थी। जैसे उसने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगा था कि मुन्ना के आदमी उस पर हल्के से हमला करेंगे ताकि विक्रम और बाकी सबको ये लगे कि वो इतनी ज़ख्मी हालत में भी अपनी परवाह ना करते हुए विक्रम और कोमल, रुस्तम, वत्सल इन सबको बचाने आई है। उसके फ्रैक्चर्ड हाथ और सिर पर बंधी पट्टी को देख विक्रम, कोमल, वत्सल और रुस्तम इन चारों ने ही एक साथ उससे पूछा, चिंता जताते हुए, नताशा ये सब कैसे हुआ और इस हालत में तुम यहाँ क्यों आई हो? तो नताशा ने जवाब दिया विक्रम की तरफ पलटकर, उसे अपनी मासूम सी आंखें दिखाते हुए, विक्रम मुझे इस वक्त सिर्फ तुम सभी को बचाना है, मेरी हालत की चिंता तुम मत करो। इस वक्त मुझे तुम चारों को
वो अभी इतना ही कह पाई थी कि तभी मुन्ना ने उसे खींच कर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिसके बाद वो नीचे ज़मीन पर गिर गई। एक पल के लिए तो विक्रम, कोमल, वत्सल और रुस्तम ये चारों बहुत बुरी तरह से डर गए, मगर तभी मुन्ना ने उसके बाल कस के पकड़कर उसे उठाया और उसकी आंखों की गहराई में देखने लगा। मुन्ना के थप्पड़ से नताशा का दिमाग एकदम सुन पड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुन्ना ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। ये थप्पड़ तो उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, मगर उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मुन्ना उसके साथ क्या करने वाला है, जिससे विक्रम के दिल में उसके लिए नफरत हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। मुन्ना ने नताशा के हाथ पर बंधा प्लास्टर ज़बरदस्ती खोलना शुरू किया। वही नताशा उसे बार बार आंखें दिखा रही थी कि वो ऐसा ना करे, मगर बाहर ही बाहर से वो सिर्फ और सिर्फ डरने का नाटक कर रही थी मुन्ना से। नताशा को बार बार हिलते डुलते देखकर मुन्ना का पारा हाई होने लगा था। उसने नताशा को फिर से एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया और उसका प्लास्टर निकाल फेंकते हुए विक्रम और बाकी सभी से बोला, अरे कोई चोट वाल नहीं लगी है इसे, ये सब इसका नाटक है तुझे पाने के लिए विक्रम सिंह रनावत। अरे तेरी बहन की किडनैपिंग भी इसी हरामजादी ने करवाई थी अंजन से, ताकि ये सारा का सारा खेल खेल सके, तेरे आगे हीरोइन बन सके। कोई ज़रूरत नहीं आई है इसे। तुम लोग खुद ही सोचो एक बात कि आखिर ये यहाँ तक पहुँची कैसे। मुन्ना ने जैसे ही जिस तरह नताशा की सारी पोल पट्टी खोली, उसके तो एकदम होश ही उड़ गए। अब तो विक्रम और कोमल, रुस्तम, वत्सल नताशा को नफरत से घूर रहे थे। आखिरकार उसकी वजह से उन सबको ये मुसीबत झेलनी पड़ रही थी। मगर मुन्ना को गलत साबित करने के लिए नताशा ने अपनी मुंडी नाम में हिलानी शुरू कर दी और कोमल से बोली, अपने हाथ में दर्द होने का नाटक करते हुए, नहीं विश, ही इज़ लाइंग, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। अरे मेरा तो होली वाले दिन एक्सीडेंट हो गया था, फिर मैं कैसे ये सब। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर झूठे आंसू बहाने लगी ताकि विक्रम और बाकी सब उसकी गलती पर बात पर यकीन करें। तभी मुन्ना ज़ोर से हंसा। उसे यूं हंसते हुए देख नताशा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जिसके बाद मुन्ना का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया और अपने बाल नोचने लगा, क्योंकि नताशा की वजह से उसका दिमाग अब ख़राब हो चुका था। उसने वापस से नताशा को उल्टे हाथ का एक थप्पड़ लगा उसके गाल पर दे मारा। वो थप्पड़ इतनी तेज़ था कि नताशा सीधा ज़मीन पर जा गिरी, विक्रम के कदमों के सामने। नताशा पर आज तक उसके माँ बाप ने हाथ तक नहीं उठाया था, इसलिए उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही बहे जा रहे थे, क्योंकि उसने आज तक थप्पड़ का स्वाद चखा ही नहीं था। खैर, नताशा के कारनामों में सुनने के बाद तो विक्रम, कोमल, वत्सल और रुस्तम, इन चारों में से किसी को भी उस पर रत्ती भर तरस नहीं आ रहा था। वो चारों ही उसे नफरत से घूरे जा रहे थे, जैसे कि वो चारों के चारों अभी इसी वक्त उसे कच्चा चबा जाएंगे। नताशा भी अब इतना इशारा समझ चुकी थी कि विक्रम और बाकी सबका कि उन्हें मुन्ना की बातों पर यकीन हो चुका है, इसलिए उसने खुद को भूला साबित करने के लिए सिर्फ एक ही रटना लगानी शुरू कर दी, विकी मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। नताशा के होठों के साइड से खून भी निकल रहा था और उसके गालों पर मुन्ना की उंगलियों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे, मगर विक्रम उसे सुनना ही नहीं चाह रहा था। तभी मुन्ना ने अपने आदमियों को आवाज़ लगाया। मुन्ना ने एक बार बुलाने पर उसके आदमी दौड़े चले वहाँ आए। जी बॉस, क्या ऑर्डर है? इस चुहिया को उठाओ और बांध दो। इतना कहकर मुन्ना वहाँ से चला गया। मुन्ना ने अपने आदमियों को जैसे ऑर्डर दिया था उन्होंने ठीक वैसे ही किया। नताशा को भी बाकी सभी की तरह उन्होंने बांध दिया और वहाँ से बाहर चले गए। विक्रम मैं सच, नताशा ने बस इतना ही कहा था कि विक्रम ने उसे एक शब्द में जवाब दिया, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, और फिर अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली। वहीं दूसरी तरफ आहाना थी। लावण्य जब उसे कमरे के अंदर ही लॉक करके चली गई थी, तब वो रूम से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने लगी थी। उसे कमरे से बाहर निकलने का अब बस एक ही रास्ता नज़र आ रहा था, वो भी रास्ता था खिड़की। अपने कमर पर हाथ रख सीधे हाथ का अंगूठा होठों के पास रखते हुए आहाना ने दिमाग लगाया ही लिया आखिरकार कमरे से बाहर निकलने का। वो जल्दी से वार्डरोब के पास गई और उसमें से खूब सारी बेडशीट्स निकाल कर ले आई और हर एक बेडशीट के कोने को दूसरे बेडशीट के कोने से बांधने लगी। ऐसे उसने तब तक किया जब तक वो बेडशीट नीचे गार्डन तक ना पहुंच पाई। फाइनली इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद वो बेडशीट को नीचे गार्डन तक पहुंचाने में कामयाब हो ही गई। बिना देरी करे अहाना अपना बैग अपने कंधे पर टांग और खिड़की के रास्ते से भागने से पहले बेड पर पिलोज लगाकर उन्हें क्विल्ट से कवर कर दिया, ताकि लावण्य या वर्षा में से कोई भी अगर उसे चेक करने आए तो उन्हें यही लगे कि अहाना अभी भी गहरी नींद में सो रही है।
मगर आहना अभी रनावत फैमिली से पूरी तरह से मिली ही नहीं थी। असल में उसे पता ही नहीं था इस बात का कि रनावत फैमिली कितनी पहुंची हुई चीज़ है। वो तो बस विक्रम तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन रास्ता बना रही थी। उस वक्त अपने मकसद तक पहुंचने के लिए आहना जल्दी से खिड़की के पास पहुंची और अपने बनाई हुई चादर की रस्सी से सहारे वहां से भागने में कामयाब हो गई। मगर आहना का रास्ता अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। वो जैसे तैसे कमरे से बाहर निकल तो चुकी थी, मगर उसकी बेडशीट वाली रस्सी को हटाने का रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर वो बेडशीट खिड़की पर से नहीं हटाती तो लावण्य के हाथों उसकी मौत आज पक्का थी। आहना बस अपने दिमाग में ये सब सोच ही रही थी, मगर तभी उसकी नज़र गेट कीपर पर पड़ी। वो भागकर गेट कीपर के पास गई। उसे हाँफते हुए देख गेट कीपर को उसकी चिंता होने लगी। उसने आहना को शांत करवाया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो हैं? तो आहना ने जवाब दिया, लंबी सांस छोड़ते हुए, अंकल आप भी मदद करेंगे? गेट कीपर ने कन्फ्यूज़न में अपनी भौं सिकोड़ ली और बोला, कैसी मदद? तब आहना उसे गेट कीपर को गार्डन वाले एरिया में ले गई और उस लटकी हुई बेडशीट को दिखाते हुए उससे बोली, अंकल आप प्लीज़ ये बेडशीट हटा दीजिएगा, मुझे जाना होगा विक्रम के पास, उन्हें मेरी ज़रूरत है। आप बस ये मदद कर दीजिए मेरी। मुझे इस तरह चोरी छुपे जाना पड़ रहा है क्योंकि मॉम ने मुझे मेरे रूम के दरवाजे को बाहर से लॉक किया हुआ है। मॉम नहीं चाहती हैं कि मैं विक्रम और बाकी सबको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूँ। अभी आप बस मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए प्लीज़। आहना अपने दोनों हाथ जोड़कर उस गेट कीपर के आगे गिड़गिड़ाने लगी। आहना भले ही उस गेट कीपर से उम्र में छोटी थी, मगर औहदे में वो उससे कई ज़्यादा ऊपर थी। बस यही ख्याल रखते हुए वो अपने मालकिन के बात को नहीं काट पाया और अपना सिर हाँ जी में हिलाते हुए आहना को भरोसा दिलाया कि वो आहना का काम कर देगा उसके कहे अनुसार। आहना ने गेट कीपर को हल्की सी मुस्कान दी, एक तरह से थैंक यू वाली, और फिर तुरंत वहाँ से भाग गई विक्रम और बाकी सबको बचाने के लिए। रनावत मेंशन से बाहर निकलते ही आहना ने सबसे पहले अपने लिए कैब बुक करी। कैब आने में अभी लगभग 5 मिनट शो हो रहे थे, इसलिए वो मेंशन से 10 कदम की दूरी वाले डिपार्टमेंटल स्टोर में चली गई अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए। डिपार्टमेंटल स्टोर में दाखिल होते ही आहना स्पाइसेस वाले सेक्शन में चली गई, जहाँ उसने 2 बड़े पैकेट मिर्च पाउडर के उठा लिए। उन पैकेट्स को निहारते हुए वो अपने मन में बोली, ये पैकेट्स मेरे काम आ सकते हैं, मुन्ना जैसा घटिया आदमी कुछ भी कर सकता है। यही सोचते वो बिलिंग सेक्शन पर चली गई। बिल करवाने के बाद आहना जब स्टोर से जैसे ही बाहर निकली, उसकी सीधी नज़र तनुज पर पड़ी। वो इस वक्त फ़ोन पर बात कर रहा था, इसलिए आहना उसकी नज़रों से बचने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। इतने में उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसे कैब ड्राइवर का फ़ोन आ रहा था, इसलिए अब तो उसे हर हाल में वहाँ से बाहर निकलना ही था। उसने अपना बैग उतारा और उसमें से अपनी कैप और मास्क पहनकर स्टोर से बाहर निकल गई। कैब ड्राइवर पहले से ही दरामद मैंशन के पास खड़ा था, इसलिए आहना भागकर उस कैब में जाकर बैठ गई। उसे कैब में बैठते हुए तनुज देख चुका था। वो आहना की कद काठी से ही समझ गया कि वो लड़की आहना है, मगर उससे एक पल के लिए भी ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसका वहम हो। मगर आहना ने जो ट्राउज़र शॉर्ट थोड़ी देर पहले पहना हुआ था, उस लड़की ने भी सेम टू सेम वही कपड़े पहने हुए थे। मगर तभी उसने ये भी सोचा कि आहना को लावण्य ने रूम में लॉक किया हुआ है, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और उसने देखा कि वो लड़की सोचा और वहाँ से जाने को हुआ। मगर तभी उसने देखा कि वो लड़की तो सच में आहना ही है। जब उसने अपना मास्क और कैप उतारा, तनुज बिना देरी करे उस कैब की ओर भागा ताकि वो आहना को रोक सके, मगर तब तक वो कैब वहाँ से जा चुकी थी। इतने में उसे लावण्य का फ़ोन आया। कॉल पिक करते ही लावण्य ने उसे बताया कि आहना घर से भाग गई है। तो तनुज ने भी उसे इन्फॉर्म कर दिया कि आहना अभी कैब में बैठकर उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल चुकी है जहाँ इस वक्त विक्रम और बाकी सब फंसे हुए हैं। तनुज की बात सुनने के बाद लावण्य को आहना पर बहुत तेज़ गुस्सा आया, क्योंकि आहना ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी जान जोखिम में डालकर वो घर से भाग गई विक्रम और बाकी सबको बचाने के लिए। तभी तुम भी जाओ आहना के पीछे, इतना कहकर उसने कॉल काट दी। कुछ ही देर में आहना उस लोकेशन में पहुंच गई जहाँ इस वक्त विक्रम और बाकी सब फंसे हुए थे मुन्ना के जाल में। मगर आहना ने कैब उस लोकेशन से थोड़ी दूरी पर ही रुकवा दी और पेमेंट करने के बाद वो कंस्ट्रक्शन वाली साइड की तरफ चली गई।
कैब के गायब हो जाने के बाद आहाना खंडर के अंदर चली गई। उसके आने का आइडिया मुन्ना या उसके आदमियों को ज़रा भी नहीं था, इसलिए आहाना की नज़र मुन्ना और उसके आदमियों पर पहले ही पड़ गई। अंदर ही अंदर तो आहाना का दिल घबराया जा रहा था, मगर अपनी उंगलियों के फिंगर क्रॉस करते हुए उसने गहरी सांस लेकर छोड़ दी, हिम्मत बटोरने के लिए। आहाना ने जैसे ही आनंद ने जो बैग अपने कंधे पर टांगा हुआ था वो अब उसने आगे के लिए टांग लिया, ताकि वो अपने साथ लाए हुए मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल आसानी से कर सके ज़रूरत पड़ने पर। इस वक्त मुन्ना और उसके आदमी ताश खेल रहे थे, दरवाजे के आगे टेबल पर चेयर लगाकर, जिससे आहाना को समझने में ज़रा भी देरी नहीं हुई कि विक्रम और बाकी सब उसी कमरे के अंदर बंद हैं। मगर तभी अचानक उसे नताशा का ख्याल आया। वो ये सोचने लगी कि नताशा घर से काफ़ी समय पहले निकल चुकी थी, तो फिर वो अभी तक विक्रम और बाकी सबको बचाने में कामयाब हुई कैसे नहीं। अपने मन में नताशा का मजाक बनाते हुए आहाना बोली, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गई थी घर से, जैसे कि सबको बचाकर सही सलामत घर वापस ले आएगी। और माँ ने उस पर आंख बंद करके ऐसा भरोसा कर लिया जैसे कि नताशा कामयाब हो ही जाएगी। मगर असल में तो कामयाब आहाना होगी अपने विकी को बचाने में और बाकी सबको भी। अपने मन में यही खुशी मनाते हुए आहाना ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और मुन्ना को मैसेज टाइप किया, मुन्ना मैं आ गई हूँ उस लोकेशन पर जहाँ तुमने मुझे आने को कहा था, मगर यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में आना कहाँ है, तुम प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। और वो मैसेज मुन्ना को सेंड कर दिया। मुन्ना के फ़ोन में जैसे ही मैसेज साउंड आया तो उसने तुरंत वो मैसेज सीन किया, क्योंकि वो मैसेज आहाना का जो था। मैसेज पढ़ते ही मुन्ना का दिल तो एकदम गार्डन हो गया। वो खुशी से झूमते हुए चेयर पर से उठा और टेबल पर से अपनी बंदूक उठाकर अपनी वेस्ट पर रखते हुए बोला, अब वो नभी आता है, तुम लोगों चौकन्ना हो जाओ, शेरनी आ गई है। बस इतना सा इशारा देकर मुन्ना उस खंडर से बाहर निकल गया। मुन्ना को दरवाजे की ओर आते देख आहाना ड्रम के पीछे जाकर छुप गई, और जब वो खंडर से बाहर निकल गया तब आहाना वापस से दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अपना सिर खुजलाते हुए मुन्ना के आदमी अपने आपस में एक दूसरे से बोले, बॉस ने ऐसा क्यों कहा, शेरनी आ गई? तभी दूसरा समझदार आदमी बोला, इसका मतलब है भाभी जी आ गई हैं, बॉस भाभी जी को ही लेने गए हैं। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, तो बाकी सब भी उसकी बात पर हामी भरने लगे। उन गुंडों की आपसी की बात सुनकर आहा मन ही मन हंसते हुए बोली, इन बेवकूफ़ों को कुछ पता ही नहीं है कि मैं ये सारी बातें सुन रही हूँ, अभी चखाती हूँ मैंने मज़ा। आहाना पूरी तैयारी के साथ वहाँ आई थी। उसने सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था कि कब उसे कौन सी चाल चलनी होगी। मुन्ना को खंडर से बाहर बुलाने के बाद आहाना ने अपनी अगली चाल चली। उसने अपने फ़ोन में पुलिस की गाड़ी का साइरन डाउनलोड किया था, वो उसने प्ले कर दिया, जिससे कि मुन्ना के आदमी इधर उधर भाग गए। उन गुंडों के इधर उधर भागने के बाद आहाना का रास्ता अब एकदम साफ हो चुका था। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर चली गई, जहाँ विक्रम और बाकी सबको मुन्ना ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। खैर पुलिस का सायरन तो रूम के अंदर भी सुन ही लिया था सबने। अंदर ही बंदे विक्रम, कोमल और बाकी सब ने भी सुन लिया था। इनफैक्ट उन्हें तो खुशी थी इस बात की कि फाइनली मुन्ना अब पकड़ा जाएगा। मगर अब अपने सामने आहाना को पाकर विक्रम झट से समझ गया कि पुलिस का सायरन असल में उसकी स्मार्ट बीवी ने अपने फ़ोन पर प्ले किया था। आहाना को अपने सामने पाकर विक्रम, कोमल, वत्सल, रुस्तम इन सभी को काफ़ी खुशी हुई। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मगर विक्रम को आहाना पर जितना प्यार आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा उसे आहाना पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने आहाना को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसे तनुज और सुभाष के आने की उम्मीद थी। क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग तो उन्होंने ही यही डिसाइड किया था कि वो दोनों कोमल के किडनैपर को पकड़ने के देर से ही आएंगे, ताकि मुन्ना अपने साथी का नाम भी बताते, जो कि ऐसा हुआ भी। मुन्ना ने अपने साथ साथ नताशा का नाम तो बता ही दिया था, बल्कि उसने नताशा के साथ इन्वॉल्व रंजन का नाम भी डिस्क्लोज कर दिया था। बस अब तो तनुज और सुभाष को विक्रम के प्लान को अंजाम देना था। मगर तब तक आहाना ने अपनी एंट्री मार दी। आहाना तुम? विक्रम उससे कहने ही वाला था कि तभी आहाना ने अपने इंडेक्स फिंगर से अपने लिप्स पर रख चुप रहने का इशारा किया और अपने बैग से तेज़ धार चाकू निकाल कर विक्रम की तरफ बढ़ गई। पहले तो विक्रम को लगा कि आहाना के हाथ में जो चाकू देख कर कि कहीं वो उसकी जान ना ले ले, मगर तभी आहाना उससे बोली धीमे सुर में, मैं पहले तुम्हारी रस्सी काट देती हूँ ताकि मुन्ना और उसके आदमियों से तुम निपट सको। मैं मुन्ना को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊँगी।
विक्रम की रस्सी काटते हुए आहना उससे बोली और उसकी रस्सी काटने में कामयाब हो गई। मगर तभी रूम का दरवाज़ा भी खुल चुका था। मुन्ना और उसके आदमी रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने सामने आहना को पाया। आहना जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि चाकू चुपके से रुस्तम के हाथ में दिया ताकि वो भी अपनी रस्सी काट सके। ताज्जुब की बात तो ये भी थी कि मुन्ना के आदमियों ने तनुज पर, सुभाष पर भी पूरी तरह से पीट पीट कर उन्हें बंदी बनाया हुआ था। इस बार तो मुन्ना के साथ साथ रंजन भी शामिल था। रंजन को देखकर नताशा अपने मन में बोली, अब तो तेरा खेल खत्म नताशा, अब तुझे विक्रम से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर उसने डर के कारण अपनी आंखें तेज मूंद ली। कोमल नताशा को पहले से ही नोटिस कर चुकी थी कि ये सब कुछ सच में नताशा ने ही किया हुआ है। अब तक तो रुस्तम भी अपनी रस्सी काटने में कामयाब हो चुका था, तो उसने अब चुपके से अपना वो चाकू वत्सल को सरका दिया। मुन्ना आहना की तरफ बढ़ा, मगर आहना अपनी जगह पर ही टिकी थी। वो अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिली, मगर उसे अंदर ही अंदर काफ़ी डर लग रहा था मुन्ना से। मुन्ना को आहना की तरफ बढ़ते कदम देख विक्रम को आगाह कर रहे थे उस पर हमला करने के लिए। वो जैसे ही आहना के नज़दीक पहुंचा, वैसे ही विक्रम और रुस्तम और वत्सल चेयर पर से खड़े हुए और मुन्ना को घेर लिया। कुल मिलाकर अब मुन्ना और रंजन बुरी तरह से फंस चुके थे। रंजन मुन्ना को मन ही मन कोस रहा था और खुद को भी कि न जाने क्यों वो मुन्ना की बातों में आ गया, क्योंकि अब तो उसकी मौत विक्रम के हाथों निश्चित थी। विक्रम ने आहना को पीछे किया और खुद के आगे आकर खड़ा हो गया। मुन्ना और विक्रम दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूरे जा रहे थे। इतनी देर में आहना कोमल की रस्सी खोलने में कामयाब हो गई। मुन्ना विक्रम का वार करने ही वाला था कि मगर तभी विक्रम उससे ज़्यादा फास्ट था। विक्रम ने मुन्ना की नाक पर एक ज़ोरदार मुक्का दे मारा, जिसके बाद वो सीधा नीचे जा गिरा। रंजन तो विक्रम से पहले ही बहुत ज़्यादा डरता था, इसलिए वो वहाँ से भागने को हुआ, मगर तभी उसे वत्सल ने पकड़ लिया। रंजन तो वहाँ से इसलिए आया था क्योंकि मुन्ना ने उसे कहा था कि उसने विक्रम को बांधी बना कर रखा हुआ है। इनफैक्ट उसने तो विक्रम और बाकी सब की फ़ोटो भी उसे भेजी थी, इसलिए उसे ऐसा लगा कि वो विक्रम के बांधी होने का फ़ायदा उठा सकता है। कुल मिलाकर वो विक्रम के आगे शेर सिर्फ इसलिए बन रहा था क्योंकि विक्रम के हाथ बंधे हुए थे, और अब जब उसने विक्रम के हाथ खुले देख लिए तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर वो वहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाया। फर्श पर बड़ा मुन्ना अब विक्रम से डर चुका था। विक्रम की आंखों में इस वक्त उसे जो गुस्सा दिख रहा था, वो अपनी मौत को काफ़ी करीब से महसूस कर पा रहा था। विक्रम ने भी ठीक उसी तरह मुन्ना की छाती पर अपना पैर रख दिया, जिस तरह से कुछ देर पहले उसने विक्रम की छाती पर रखा था। विक्रम सिंह रनावत के आगे तेरी कोई औकात नहीं है। यही कहते हुए उसने अपने ब्लेजर की पॉकेट में से अपनी पिस्टल निकाली और मुन्ना पर तान दी, मगर उसे ऐसे करने से आहना और कोमल ने रोक दिया। वो दोनों उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए प्लीज़, इसे इसके कर्मों की सज़ा कानून देगा। आहना ने बड़े ही आसानी से विक्रम से यह बात कह डाली, मगर असल में विक्रम मुन्ना का क्या हाल करने वाला है इसका उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था।